Friends, once again welcome to our channel Rise to Success. So today we will continue. We will start our video by studying the first chapter of the chemistry, that is chemical reaction and equation. So this is the part 1 of chemistry of our first chapter. So let's begin. So before starting the chapter, first we have to know that what is chemical reaction and what are the things which shows that the chemical reaction occurs. So a chemical reaction happens when one or more chemicals are changed into one or more other chemicals. मतलब केमिकल रिएक्शन कब होता है, डेफिनेशन तो हमने देख ली, ये तो आप नोट कर लेंगे. तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब दो और एक या दो केमिकल जब कंबाइन होते हैं और उससे एक प्रोडक्ट निकलता है और कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम जानते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो वहां पे आते हैं? The first change is change in state. 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो चेंज इन स्टेट होता है वहां पे जब केमिकल रिएक्शन अकर होता है. तो या तो चेंज इन स्टेट होगा या तो चेंज इन कलर. जो दो केमिकल हम रिएक्ट करेंगे तो उससे जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, उसका चेंज इन स्टेट हो सकता है या चेंज इन कलर हो सकता है या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है. एंड द लास्ट थिंग इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इवोल्यूट हो सकती है. इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया. केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं. मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 gives MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट, देन द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं. कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कंबाइन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन, इसमें कंबाइन आ गया. कंबाइन मतलब जोड़ना. तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब दो और मोर सब्सटेंस, दो और मोर केमिकल्स रिएक्ट्स विद ईच अदर, वो दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या बनता है? टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट. टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट मतलब जब दो केमिकल रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो क्या एक एग्जांपल हमने ले लिया है, CaO प्लस H2O क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन प्लस हीट रिलीज हुई है यहाँ पे, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ हो रहा है. C प्लस O2 CO2, 2H2 प्लस O2 2H2O. तो अब हम अपने सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोज होना मतलब तोड़ना. नाम से सब समझ में आ जा रहा है. तो व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर सम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन मतलब कोई एक सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसको ब्रेक किया जा रहा है टू फॉर्म टू और मोर एलिमेंट्स. मतलब एक कंपाउंड से उसको तोड़ के दो और मोर एलिमेंट में तोड़ दिया जा रहा है, उसको विभाजित कर दिया जा रहा है अंडर सम प्रेशर एंड टेम्परेचर. मतलब उसको एनर्जी देके डिकम्पोज हो रहा है. डिकम्पोज के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ उसको एनर्जी मिलेगी तभी ना वो तोड़ेगा उस कंपाउंड को. तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है. एग्जाम्पल एक हो गया यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हीट किया जाता है तो किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक पहला एग्जांपल हो गया. एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. 2FeSO4 हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO
3। तो FeSO4 को हमने हीट किया तो किसमें टूटा, Fe2O3 और SO2 प्लस SO3। इसको हम हीट देके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मतलब एक 2FeSO4 एक कंपाउंड है, उसको ब्रेक कर रहे हैं तो 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट में वो टूट जा रहा है। एक नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 2PbNO3 होल ट्वाइस ब्रेक्स डाउन इनटू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, मतलब प्लस O2। 2PbNO3 lead nitrate breaks down into 2PbO lead oxide and plus 4NO2 plus O2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम अपने थर्ड पे आएंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस होना मतलब केमिकल का एक दूसरे में डिस्प्लेस हो जाना। तो व्हेन एलिमेंट इज हायर रिएक्टिव displaces less reactive elements from its salt solution called as displacement reaction। तो when element is higher reactive मतलब एलिमेंट को रिएक्टिविटी सीरीज में डिवाइड किया गया, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, कौन सा उससे कम रिएक्टिव है, तो उसी बेस पे एक दूसरे के लिए डिस्प्लेस करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे फेरस सल्फेट प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ FeCu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो FeCu को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 मतलब FeCu की जगह ले लेगा। तो Fe यहाँ Cu को हटा के यहाँ SO4 के साथ बैठ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Pb लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ Pb Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे यहाँ Fe ज्यादा रिएक्टिव था Cu से, वैसे यहाँ Pb रिएक्टिव है मतलब लेड। तो जब Pb Cu को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, PbCl2 प्लस Cu, यहाँ Cu फिर अकेला हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए चार्ट दिया हुआ हमारा एनसीईआरटी में, मैं लिख दे रहा हूं चार्ट। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम देखेंगे अब, जिसपे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में वो बेस करता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि जो मेटल हायर रिएक्टिव है, जो मेटल ज्यादा ताकतवर है, वो कमजोर वाले को उठा के फेंक देगा और उसकी जगह अपने बैठ जाएगा। तो वही देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज। पहले नंबर पे कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम मतलब फर्स्ट नंबर पे पोटेशियम है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। उसके बाद क्या है, सोडियम। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम। उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद जिंक। उसके बाद कॉपर। उसके बाद लेड। बीच में हाइड्रोजन पड़ेगा, कॉपर हाइड्रोजन देन लेड, देन इट इज टिन, Sn tin, here is iron Fe, then after that silver, then gold। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, अगर Cu है, अगर मान लीजिए Pb है और एक जगह Ca है, तो Ca Pb को डिस्प्लेस कर सकता है, बट Pb कांट डिस्प्लेस Ca। देन रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कौन सा ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कमजोर है, कौन सा मेटल हायर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लोअर रिएक्टिव है। तो हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे उसको रिएक्शन करेंगे, इसलिए उसको छोड़िए और इसको रिएक्टिविटी सीरीज को मतलब पूरा याद कर लीजिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ के अब हम बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, when the respective salt, when the metal of respective salt displaces each other and forms new salt is called as double displacement reaction।
मतलब when the metals of respective salts, मतलब एक सॉल्ट दिया हुआ है उसमें मेटल्स डिस्प्लेसेस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, एंड फॉर्म न्यू सॉल्ट, और नया सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयन इसको कहते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन भी कहते हैं इसको। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का सबसे जरूरी मतलब किस लिए याद करें इसको? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ही, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से क्लियर करने के लिए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये सब एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार क्लियर कराने के लिए इसको मैंने एक बार लिख दिया हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ये जब इसका एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या होगा? ये Na2SO4 SO4 के साथ Na है, और यहाँ पे Cl2 के साथ बैरियम है, Ba है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Ba चल जाएगा SO4 के साथ और Na चल जाएगा Cl2 के साथ। एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, यहाँ मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ba चल जाएगा SO4 के साथ, तो BaSO4 बैरियम सल्फेट एंड, और यहाँ पे Cl2 के साथ चल जाएगा Na, तो 2NaCl। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की चारों टाइप्स को हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा है क्लास 9th में, 8th में, जूनियर क्लास में हमने पढ़ा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूँ। हम जानते हैं मास कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट डिस्ट्रॉयड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जाता है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा है। उसको क्या होता है? द सम ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट present in the reactant side is equal to the sum of the mass of the element present in the product side। मतलब the number of atoms present in the reactant side, मतलब जो रिएक्ट हो रहा है, दो केमिकल जो रिएक्ट हो रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एटम इक्वल होगा। उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है, तो हम इसको बैलेंस्ड करेंगे कैसे? पहले बैलेंस वाला देख लेते हैं। Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे Zn जिंक 1 है, जिंक 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जिंक 1 है, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है। तो मतलब कि ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब ये अनबैलेंस्ड है। दूसरा हमने इक्वेशन लिख लिया है। ये Fe यहाँ पे कितना है? 1 Fe। यहाँ पे Fe कितना है? 3। यहाँ पे H2 कितना है? यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए पहले हमें Fe को 3 करना होगा। यहाँ Fe 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 Fe। यहाँ पे Fe 3 हो गया, 3 आयरन हो गया। अब क्या है? अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें, 4 2 जा 8, मतलब हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस्ड हो गया है। अब बचा क्या? हाइड्रोजन, वो भी इस साइड से। इस साइड 8 हो चुका है, यहाँ पे अगर हम 4 कर दें, 4 2 जा 8, मतलब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। तो यही तरीका है बैलेंस करने का। तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी पढ़ लिया। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हियर रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा है तुरंत। तो एक एग्जांपल ले लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर क्या फॉर्म हो रहा है, Cu कॉपर प्लस H2O, मतलब कॉपर यहाँ डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन से। तो क्या होगा यहाँ पे, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि जब जिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। तो यहाँ पे CuO मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कॉपर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जाके अकेला हो गया, मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। और यहाँ पे H2 हाइड्रोजन यहाँ अकेला है, लेकिन जब यहाँ पे O के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ H2O हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन देख लेते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn हो गया, अकेला हो गया, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। C कार्बन यहाँ पे O के साथ हो गया, CO बन गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने समझ लिया। अब इसमें नेक्स्ट क्या है टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोरोजन। When a metal surface is exposed to the atmosphere, it tends to corrode itself, called as corrosion. Corrosion मतलब जब मेटल सरफेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, जब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वो अपने आप को करोड कर देता है। करोजन से क्या होता है, करोजन से होता है कि मतलब वो अगर कोई मेटल है तो वो जब वो करोड हो जाता है तो वो वीक बन लगता है, कमजोर हो जाता है, जैसे हमने देखा होगा। और इन केस ऑफ आयरन कॉल्ड एज रस्टिंग, मतलब आयरन के केस में इसको क्या कहते हैं, लोहे के केस में क्या कहते हैं, इसको रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग हम जानते हैं रस्टिंग क्या होता है, जब कोई लोहे की चीज हम फेंक दिए, बारिश हो रही है और एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ रहा है, ह्यूमिडिटी कांटेक्ट में आ रहा है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में है, वो बारिश का पानी पड़ रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो वो आयरन है। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो उस पर हम जानते हैं क्या लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, मतलब वो कमजोर हो जाता है। तो इन दोनों के नुकसान क्या होते हैं, कोरोजन और रस्टिंग के। इट इज हार्मफुल फॉर आवर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, जो भी लोहे के आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, रेलिंग्स हो गए, मतलब रेलवे जिस पटरी पे ट्रेन चलती है वो भी आयरन का बना होता है, तो ये सब पे नुकसान करता है, वो मतलब कमजोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, कोरोजन से प्रिवेंशन करने के लिए पेंटिंग हम कर सकते हैं, मतलब उन आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हम पेंट कर सकते हैं, उन मेटल्स को हम पेंट कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है, जिससे जिंक की कोटिंग होती है, जिंक लेयर की कोटिंग कर दी जाती है आयरन पे या किसी मेटल पे जो कोरोड होता है, तो उससे कोरोजन रुक जाता है, उससे कोरोजन नहीं होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, व्हेन द फूड आइटम्स कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर देन इट रैंसिडाइज एंड गिव्स बैड स्मेल, कॉल्ड एज रैंसिडिटी। मतलब कोई खाने का सामान जब एटमॉस्फेयर की मतलब एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है तो रैंसिडाइज रहता है और गंदा स्मेल करने लगता है। मतलब खाना जानते हैं, हम खाना सुबह बना के रखा गया है और वही हम रात के या वही 2 दिन बाद हम देखें उसी तरह खोल के रखा गया है, तो 2 दिन बाद वही स्मेल करेगा जो हम जब हमने बनाया था, जिस तरह का स्मेल कर रहा था उस तरह 2 दिन बाद भी स्मेल करेगा, कभी नहीं। वो इतना गंदा बदबू करने लगेगा, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो जैसे हम चिप्स खाते हैं, तो चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, तो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन। वो क्यों भरा आता है, फूड को रैंसिडिटी से बचाने के लिए, मतलब फूड को जो उसमें चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट, उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी इसीलिए होता है फूड को रैंसिडाइज होने से बचाने के लिए। और क्या यूज करते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर्स यूज करते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए फूड, और हमारा फूड रैंसिडाइज बहुत जल्दी ना हो। मतलब होता तो है लेकिन जल्दी नहीं होता है, उसके हम पीरियड को बढ़ा सकते हैं।
और दो केमिकल भी यूज किए जाते हैं, BHT एंड BHA। BHT एंड BHA केमिकल दो हैं जो फूड को रेंसिडाइज होने से बचाते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ब्यूट्रेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दो केमिकल हैं जो हम यूज कर सकते हैं हमारे फूड को रेंसिडाइज होने से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अब पूरी हुई और इसी हमारी पूरी वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर। Okay, finally friends, we have completed our first chapter of the chemistry, that is chemical reaction and equation, and after that we will have look on some questions. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like my video and share this video with your friends and relatives. Thank you.